हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण कक्षा 10 का अध्याय संख्या 2, इसके पार्ट 2 की। इससे पहले हम इस वीडियो से रिलेटेड एक पार्ट को अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम पीएच स्केल को। पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल विकसित किया गया है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है कि कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, और उस आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि कोई विलयन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो उसकी सांद्रता को ज्ञात करने का, विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसमें पीएच स्केल का जो पी शब्द है वो किसका सूचक है? वो शक्ति को दर्शाता है, और ये पोटेंज से बना है। किससे बना है? पोटेंज से बना है, और पोटेंज जर्मन भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ जो इसका H है वो किसको दर्शाता है? हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। आपको पता है कि जब कोई, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा अम्ल है, और जब अम्ल किसी विलयन में, ये हमारा एक विलयन है, और इस विलयन में हमने क्या कर दिया, कोई अम्ल डाल दिया, मान लेते हैं हमारा HCl हमने डाला, तो ये HCl क्या करेगा? विलयन में टूट करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन आयन प्लस Cl आयन बना देगा। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने का तरीका क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है, और ये जो पीएच स्केल की रीडिंग होती है वो 0 से लेकर के 14 के बीच होती है। और इन रीडिंग्स के आधार पर किसी विलयन की, जब किसी विलयन की कोई रीडिंग जब आती है तो उस आधार पर हम ये तय करते हैं कि वो विलयन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, वो अम्ल है या क्षार है। तो उस आधार पर हम तय करते हैं। इसमें 0 से लेकर के जो आपकी रीडिंग्स होती हैं, तो 0 से लेकर के 7 के बीच यदि रीडिंग है, 0 से लेकर के 7 के बीच यदि रीडिंग है, तो वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, यानी कि एसिड होगा। अगर किसी विलयन की पीएच 0 से लेकर के 7 के मध्य आती है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यदि किसी विलयन की पीएच 7 आती है तो क्या कहलाएगा? वो उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। कैसा होगा? उदासीन होगा। और यदि किसी विलयन की पीएच 7 से 14 के मध्य आती है तो इसका मतलब वो कैसा होगा? वो होगा आपका क्षारीय। कैसा होगा? क्षार होगा, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक बेस होगा, वो बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो ये इनकी रीडिंग्स हैं 0 से लेकर 14 की। जो पीएच स्केल की जो रीडिंग्स है उसमें 0 से लेकर के 7 के बीच यदि किसी विलयन की रीडिंग आएगी तो इसका मतलब उसका नेचर अम्लीय है। अगर किसी विलयन की पीएच 7 आएगी इसका मतलब वो उदासीन है, और किसी विलयन की पीएच यदि 14 आती है, 7 से लेकर के 14 के बीच आती है, तो इसका मतलब उसका विलयन का जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक है। तो पीएच स्केल क्या है? हाइड्रोजन आयन को ज्ञात करने का तरीका, और हाइड्रोजन आयंस के आधार पर किसी विलयन के नेचर को पता करने का तरीका है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, एक चीज और कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर पीएच स्केल को हम तय करते हैं, या पीएच स्केल के आधार पर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को तय करते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया आपको कि जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेकर के इसकी रेंज कितनी होती है? 14। तो एक इस तरह की स्केल मान लेते हैं, और इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ये 1 हो गया, 2 0 हो गया। पहले 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब देखिए 0 से लेके 14 तक की स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब इसमें 0 से लेकर के जीरो से लेकर के जो आपका जीरो से लेकर के जो
7 तक होगा, यहां तक, ये क्या कहलाएंगे आपके 0 से लेकर के 7 तक ये अम्लीय। अगर किसी, और यदि किसी विलेन की pH 7 आती है तो उदासीन होगा, और यहां से जब ज्यादा आएगी pH तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका क्षारीय विलेन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर 0 से लेकर के 7 के मध्य अगर रीडिंग आएगी तो उसको हम अम्लीय कह देंगे। अगर किसी विलेन की pH 7 आती है तो वो उदासीन हो जाएगा, और किसी विलेन की pH यदि 7 से लेकर के 14 के मध्य आती है तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। एक चीज और समझ लेते हैं कि यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी विलेन उतना ही अम्लीय होगा। यानी किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन और पीएच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है क्या, यदि हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी। ठीक है, यानी कि पीएच की वैल्यू कम होने का मतलब वो अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से कम अगर पीएच चला जाएगा तो विलेन कैसा हो जाएगा, अम्लीय, और 7 से अधिक अगर पीएच निकल के आएगा तो विलेन हो जाएगा क्षारीय। तो हाइड्रोजन आयन की पीएच जितनी कम होगी विलेन उतना ही अम्लीय होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यदि हाइड्रोजन आयन की पीएच 0 आएगी तो यहां पर से अम्लता शुरू होगी, यानी कि यहां पर जो अम्ल होंगे वो कैसे होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और इधर की ओर जाते जाते इनकी अम्लता कम हो जाती है, कम होती जाती है, और यहां पर आपके जो अम्ल होंगे वो कैसे होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे, वीक अम्ल होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है, तो 0 से लेकर के 7 के मध्य जो अम्लता है वो भी क्या होती है, जो एसिडिटी है वो भी क्या होती है, उसकी प्रबलता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, और 7 पर के आकर के वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और किसी विलेन की पीएच जब 7 से ज्यादा होती है तो यहां से वो उसकी क्षारीयता बढ़ना शुरू हो जाती है, क्षारीयता बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब 14 तक पहुंचता है तो उसकी क्षारीयता बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहां पर क्या होगा, वीक बेस, वीक बेस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो उसका पीएच वैल्यू कम होगी, और किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो इसका मतलब उसकी पीएच वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, दोनों में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है हाइड्रोजन और उसकी पीएच में। ठीक है, तो ये पीएच के बारे में हमने समझ लिया। बेसिकली पीएच में क्या है, पीएच की रीडिंग है 0 से लेकर के 14 के मध्य, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक, 7 के बीच यदि किसी विलेन की पीएच आती है तो उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा, और 7 यदि किसी की पीएच आएगी तो वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और यदि किसी विलेन की पीएच 7 से 14 के मध्य आती है तो ठीक है, तो ये आपको पता लग गया पीएच के बारे में। अब है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसके बारे में बात करते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। एसिडिटी और बेसिक के आधार पर दैनिक जीवन की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसके आधार पर, एसिडिटी और बेसिक के आधार पर। हमने ये जान लिया कि पीएच में 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग्स होती हैं, और उसमें 0 से लेकर के 7 के मध्य यदि किसी विलेन की पीएच आती है तो उसका नेचर अम्लीय होगा, और जब किसी विलेन की पीएच 7 से ज़्यादा आती है और 14 के मध्य आती है तो वो क्षारीय होगा, और यदि किसी विलेन की पीएच 7 आती है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। अब इन सब के आधार पर हम जीवन की बहुत सारी समस्याओं को निपटा सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता दैनिक जीवन में महत्व में क्या क्या है, उदर में अम्लता।
उदर मतलब स्टमक। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो भोजन होता है हमारे सबसे पहले ग्रास नली के माध्यम से स्टमक में जाता है, और स्टमक क्या करता है, एक प्रकार के अम्ल का श्रावण करता है जिसका नाम है HCl। HCl को श्रावण करता है जठर रस के रूप में। ठीक है, तो ये जो HCl होता है, जब हम ऐसा भोजन खा लेते हैं जो ज्यादा तला हुआ होता है, भुना हुआ होता है, तो उस स्थिति में हमारा जो अम्ल होता है अधिक मात्रा में श्रावित होने लगता है, किसमें, आमाशय में, और उसी कंडीशन में हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। हमें कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनो का यूज करते हैं। और ये इनो क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी कि जो एसिडिटी बनी है, जो अम्लता ज्यादा हो गई, जितनी चाहिए थी हमें उससे ज्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या करता है, जो इनो होता है, वो इनो को जब हम पीते हैं तो इनो को पीने के बाद इसकी जो अम्लता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इनो बेसिकली क्या है, माइल्ड बेस है। ठीक है, और ये इसकी अम्लता को अपने नियंत्रित कर देता है, एक लेवल पर ले आता है। जितनी अम्लता चाहिए होती है आमाशय के लिए, तो ये यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ये इनो क्या है, बेसिकली एंटासिड है। ठीक है, एंटासिड है। ठीक है, जो क्या करता है, माइल्ड बेस होता है, हल्का बेसिक इसका नेचर होता है, और ये क्या करता है, जब HCl के साथ या आमाशय में पहुंचता है तो इसके प्रभाव को कम कर देता है और हमारी परेशानी दूर हो जाती है। दूसरा है अम्ल वर्षा भी। दूसरा क्या है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एसिड रेन। ठीक है, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, लेकिन जो हमारे प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में, तो उन प्रदूषकों में कौन होते हैं, हमारा SO2 हो गया, या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ साथ ये क्या बन जाते हैं, एक प्रकार से इनका नेचर, जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक की उपस्थिति में जो हमारा बरसात का पानी है या वर्षा का पानी है, वो किस तरह का व्यवहार करने लगता है, एसिड का व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ये एसिड बन जाते हैं। ठीक है, जिनकी pH 7 से कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि जब वर्षा के पानी में जो वायु में उपस्थित अशुद्धियां, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब ये मिलते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं, अम्ल का रूप ले लेते हैं, एसिड बन जाते हैं। और जब वर्षा के रूप में एसिड नीचे आने लगता है, अम्ल नीचे आने लगता है, उसी को एसिड रेन कहा जाता है। और एसिड रेन का मतलब है कि ये जो पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, उसका pH क्या हुआ है, कम हो गया है, 7 से कम हुआ है, तो तब अम्ल बनता है। और ये जो अम्ल वर्षा होती है हमारी मिट्टी को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, और मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ये भी एक प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए pH बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तीसरा है आपका दंत क्षय। ठीक है, यहां पर भी pH का इंपॉर्टेंट रोल है। दंत क्षय, मुख की pH, अब देखो मुख की जो हमारी सामान्यतः pH होती है वो कितनी होती है, 6.5 के आसपास होती है। मुख की pH कितनी होती है, 6.5 के। यानी कि हमारा खाना खाने के पश्चात मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दांत में लगे हुए अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, हमारा जो मुंह का नेचर है वो पहले ही कैसा है, एसिडिक है। पहले ही कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है वो दांतों में लगे हुए अपशिष्ट भोजन से जब क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो क्या बना देते हैं, वो भी अम्ल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं, एसिड बनाते हैं। तो हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो हमारे मुंह का जो pH है पहले ही एसिडिक होता है, और जब हमारे दांतों में लगा हुआ खाने से मुंह के बैक्टीरियाज अभिक्रिया करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और इस स्थिति में ये एसिड भी हमारे मुंह में होता है, और हमारे जो मुंह का pH है वो क्या हो जाता है, और भी कम होने लगता है, और कम हो जाता है। इसका मतलब हमारे मुंह जो होता है वो उसका नेचर कैसा हो जाता है, बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है।
उस स्थिति में क्या होता है, जो दांतों में लगा हुआ इनेमल होता है, दांतों में लगा हुआ इनेमल एक पदार्थ होता है जिसमें मसूड़े फंसे होते हैं और बहुत कठोर पदार्थ भी होता है। तो ये जो इनेमल होता है उसका क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, वो टूटने लगते हैं। तो इस स्थिति में हमारे दांत टूटने लगते हैं, क्योंकि जो जहां से दांत फंसे हुए हैं, जो इनेमल है वो नष्ट होने लगता है। क्यों नष्ट होने लगता है? क्योंकि मुंह की पीएच क्या हो जाती है, 6.5 से कम होने लगती है, और उस स्थिति में हमारे मुंह के दांतों का क्षय होने लगता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए वही है, इसको रोकने के लिए हमें दांतों को साफ करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मुंह का पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा मृदा का पीएच, मृदा की पीएच ये भी है एक रीजन इसका। मृदा की पीएच, ठीक है, मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। यानी कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज्यादा बेसिक है या एसिडिक है, वो दोनों स्थितियां क्या होती हैं, नुकसानदेह होती है मिट्टी के लिए। तो हमें मिट्टी का पीएच एक नियंत्रण स्थिति में बना के रखना पड़ता है, जिससे कि अधिक मात्रा में उत्पादन हो। तो इसीलिए हमें मिट्टी की जांच करानी पड़ती है, और उससे जब मिट्टी की हम जांच करा करके कोई किसी फसल को बोते हैं तो हमारा उत्पादन भी ठीक प्रकार से होता है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर दैनिक जीवन में पीएच कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हमने जाना। अब हम बात करते हैं आगे देखिए, अम्ल की प्रबलता और क्षारकों की प्रबलता के आधार पर अम्ल और क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक अम्ल के 2 प्रकार हैं, एक है आपका प्रबल अम्ल और दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल। इसके बारे में समझ लेते हैं। इसी प्रकार क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके प्रबल क्षार और दूसरे होते हैं आपके दुर्बल क्षार। अब है क्या ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल? प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमारा कोई विलयन है, हमने इसमें क्या कर दिया, एक जलीय विलयन है, इसमें जल भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और हमने इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। और ये जो HCl है, ये किस प्रकार के अम्ल का उदाहरण है, प्रबल अम्ल है। और ये क्या करेगा, जब ये घुलेगा जाकर के, जब ये जल में जाएगा, तो जल में जाने के बाद ये पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस अलग होकर के इसमें रिलीज हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन आयन जब इसमें मिल जाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ऐसे अम्ल जो किसी विलयन में जाकर के पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। इसके उदाहरण में अभी आपको मैंने बताया, एक तो HCl, दूसरा H2SO4 और भी है HNO3। ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएंगे, ऐसे अम्ल जो किसी जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं, जो किसी जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होंगे, जैसे हमने किसी को दुर्बल अम्ल को डालेंगे तो ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होंगे। ठीक है, इनके उदाहरण में आपके क्या हो सकते हैं दुर्बल अम्ल में, जैसे आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, क्या है दुर्बल अम्ल में, CH3COOH, ये आपका दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण हो गया। या HCOOH फार्मिक एसिड है, ये भी क्या है, आपके दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। जब इन अम्लों को किसी विलयन में डाला जाता है तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। और जो पीएच होती है वो प्रबल अम्ल की क्या होती है, 0 से लेकर के 2 या 3 तक होगी, और दुर्बल अम्ल की पीएच क्या होगी, 4 से लेकर के 7 के मध्य हो जाएगी, अगर हम पीएच के आधार पर जाने तो। इसी तरह से क्षार होते हैं। क्षार, प्रबल क्षार कौन से होंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो
अम्ल होते हैं वो तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो कौन सा आयन रिलीज करते हैं? OH आयन। ठीक है, तो जो प्रबल क्षार होंगे, जब कोई क्षार जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाता है और पूरी तरह से आयनीकृत होकर के हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, तो उनको कहा जाता है प्रबल आयन। इन प्रबल आयन के उदाहरण आपके KOH और NaOH। ये कैसे हैं? प्रबल क्षार। कैसे है ये? प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार के उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से दुर्बल क्षार वे होंगे जब किसी विलयन में, जब किसी जलीय विलयन में दुर्बल क्षार को डाला जाता है तो ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, उनको कहा जाएगा दुर्बल क्षार, जिसमें हो जाएंगे आपके COH का होल ट्वाइस। ये एक दुर्बल क्षार का उदाहरण है। ठीक है, तो ये अम्ल दो प्रकार के होते थे, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्षार भी दो प्रकार के थे, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक है, इनकी प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर चार प्रकार के, दो प्रकार के अम्ल और दो प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, लवणों का पीएच ऑफ सॉल्ट्स। लवणों का भी पीएच होता है। अब देखेंगे लवण का पीएच कैसे पता करते हैं। अम्ल क्षारकों से अपक्रिया करके, आपको पता है कि अम्ल जब क्षारक से अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? अम्ल प्लस क्षारक। ये जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया होती है और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यदि प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्या है? क्षार है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण ही बनेगा प्लस जल बनेगा। लेकिन ये जो लवण होगा, ये लवण कैसा होगा? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अपक्रिया करते हैं तो जो लवण बनेगा उसका पीएच कैसा होगा? 7 होगा। पीएच कैसा होगा? 7, यानी कि लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, इसके बाद जब प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे तब भी क्या बनेगा? लवण ही बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। लेकिन ये जो लवण बनेगा ये कैसा होगा? ये अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी कि इसका जो पीएच होगा वो कैसा होगा? 7 से कम होगा। इसका पीएच कैसा होगा? 7 से कम। और इसीलिए ये लवण कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। लवण कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। जब दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा? जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तब भी लवण और जल बनेगा। लेकिन ये जो लवण होगा, ये लवण का पीएच 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक होने के कारण ये जो लवण होगा कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा लवण होगा? क्षारीय। तो जो लवणों का पीएच है वो इस आधार पर तय होता है कि जो लवण बना है वो कौन से अम्ल से, प्रबल अम्ल से बना है या प्रबल क्षार से बना है, या एक प्रबल अम्ल है एक प्रबल दुर्बल क्षार है। ठीक है, उस आधार पर यह तय करता है कि जो लवणों का पीएच होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम देख लेंगे लवण का पीएच। जब अम्ल और क्षारक, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो लवण जो होगा वो उदासीन होगा क्योंकि इसका पीएच 7 होगा, और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो लवण का पीएच 7 से कम होगा क्योंकि अम्लीय होगा। ठीक है, इसी तरह से जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तब जो लवण बनेगा उसका पीएच 7 से अधिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं अलग अलग प्रकार के जो यौगिक हैं उनके बारे में। इसमें एक यौगिक है आपका NaCl, यानी कि इसका नाम क्या है? इसको साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
साधारण नमक। और इसका जो साइंटिफिक, इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। और यही सोडियम क्लोराइड हमारे घरों में यूज होता है किस रूप में? नमक के रूप में। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो pH होता है वो कितना होता है? इसका 7 होता है। कितना होता है? 7। क्योंकि ये किससे मिलके बनता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके बनता है। प्रबल क्षार से मिलके बनता है लवण। ठीक है, तो इसका pH कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और आपका जल बनेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये बनता कैसे है? प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH। इनकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। ठीक है, ये आपका प्रबल अम्ल है और ये क्या है? आपका प्रबल क्षार है। दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो NaCl बन जाता है और इसका pH 7 होगा, प्लस जल का अणु निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? अम्ल। ये आपका लवण। ठीक, अब बात कर लेते हैं NaCl के गुण, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम में पूछ देता है, NaCl पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कैसा होता है? गुण में ठोस पदार्थ होता है और कैसा होगा? सफेद, सफेद ठोस पदार्थ होगा। कैसा होगा? सफेद ठोस पदार्थ होगा। कौन? NaCl। इसके अलावा इसका गलनांक उच्च होता है। इसका जो गलनांक होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर ये गलता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। 1091 केल्विन के आसपास इसका गलनांक होगा। इसके अलावा जल में अत्यधिक विलेय है। नमक जल में क्या है? विलेय। जल में विलेय यानी कि सोडियम क्लोराइड के गुण है ये। सोडियम क्लोराइड ठोस होता है, गलनांक इसका उच्च होता है और जल में कैसा होगा? विलेय होगा। जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि जलीय विलयन में कैसा होगा? आयनित, आयन बना देगा जलीय विलयन में, क्योंकि ये क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है। तो जब इसको जल में घोला जाता है तो जलीय विलयन में ये आयंस में टूट जाता है। ये इसके गुण थे। उपयोग क्या क्या है? उपयोग को देख लेते हैं। एक तो साधारण नमक में इसका यूज होता है। साधारण नमक खाते हैं हम लोग, तो वो भोजन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके अलावा है खाद्य परिरक्षण, यानी कि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए भी इसका यूज होता है। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण में इसका यूज है, इसका उपयोग है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो पदार्थ हैं जिनको बनाने में NaCl की आवश्यकता होती है, जैसे आपका व्यंजक चूर्ण। ठीक है, व्यंजक चूर्ण जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉरी, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट को बनाने में इसका यूज होता है। Na2CO3 इसको बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके गुण थे और ये इसके क्या थे? उपयोग। तो साधारण नमक के बारे में क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और ये एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है। ठीक है, और इसका pH 7 होता है। इसके गुण, ये ठोस पदार्थ होता है, गलनांक उच्च होता है, जल में विलय होता है और जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसके निर्माण के लिए NaCl की आवश्यकता होती है। साधारण नमक घरों में यूज होता है भोजन के रूप में, खाद्य परिरक्षण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो नाम है, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। NaCl के विद्युत अपघटन से इसको प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड,
जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और इसके साथ ही कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा NaOH प्राप्त होता है। कैथोड पर ही NaOH प्राप्त होता है, यानी कि क्या किया जाता है, NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो NaCl और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और उस स्थिति में हमारा क्या बन जाता है, NaOH बनता है और इसके साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस तरह होता है। इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं, इसके गुण क्या क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड ठोस चिकना पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड चिकना पदार्थ है और कैसा है, ठोस चिकना पदार्थ। इसके अलावा दूसरा, गलनांक इसका कितना है, गलनांक है इसका 591 केल्विन, 591 केल्विन, ये इसका क्या है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज है जल में शीघ्र विलय, जल में शीघ्र विलय, जल में कैसा है, बहुत जल्दी घुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रबल क्षार जो आयनीकृत होकर NaOH आयन बनाता है, यानी कि ये क्या कर देता है, कैसा है, प्रबल क्षार है और प्रबल क्षार होने की वजह से ये क्या कर लेता है, प्रबल क्षार होने की वजह से शीघ्र आयनित हो जाता है सोडियम और हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो आयंस बना देगा। तो ये इसके गुण थे। इसके यूजेस क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके यूजेस में साबुन के लिए, साबुन में इसका उपयोग होता है, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। उपयोग में, उपयोग कहां कहां है, नंबर 1 साबुन बनाने में, नंबर 2 साबुन बनाने में, नंबर 2 कागज, सिल्क एवं अन्य रसायनों के निर्माण में, कागज बनाने में, कागज उद्योग में इसका यूज होता है, सिल्क उद्योग में भी इसका यूज होता है और बहुत सारे अन्य रसायन हैं जिसमें इसका यूज होता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोलियम पदार्थ पृथ्वी से निकाले जाते हैं उनके शोधन में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज होता है आपका वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा एवं तेलों के निर्माण में भी इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ये हो गया NaOH के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे, अगला जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछता है, विरंजक चूर्ण, उसके बारे में। विरंजक चूर्ण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो है CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण है, इसका फॉर्मूला है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसका जो विरंजक चूर्ण का निर्माण है वो किस तरह से होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होगा, शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब आपका विरंजक चूर्ण बनता है। अब शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। जब इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा, CaOCl2, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण, और जल के अणु का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। तो ये इसकी निर्माण की अभिक्रिया है। कैसे बनता है विरंजक चूर्ण, CaOH का होल ट्वाइस पर या बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये
अब है इसमें व्यंजक चूर्ण के गुण, कौन से इसके प्रॉपर्टीज हैं, गुण क्या है? तो गुण में क्या है? सबसे पहला, पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। इसके गुण में क्या है? पीला है, ये कैसा है? पीला, और गंध कैसी होती है इसकी? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, ठीक है। दूसरा, व्यंजक चूर्ण ठंडे जल में विलेय, ठंडे जल में कैसा है? ठंडे जल में विलेय है, ठंडे जल में कैसा है? घुल जाता है आसानी से, विलेय है, ठीक है। वायु में खुले रखने पर क्लोरीन गैस का निष्कासन करता है। वायु में जब इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरीन गैस का निष्कासन कर देता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है, और क्या बन जाता है? कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। जब हम इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है, निकल जाएगी। तो ये इसके कुछ गुण थे। उपयोग में इसके जो उपयोग है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है व्यंजक चूर्ण का? एक तो वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग में इसका यूज होता है, क्योंकि कपड़े में रंग के लिए इसका यूज किया जाता है। वस्त्र उद्योग में इसका बहुत उपयोग है व्यंजक चूर्ण। दूसरा, कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है। कागज उद्योग में व्यंजन के लिए ही होता है, व्यंजक के लिए, व्यंजक के रूप में इसका यूज होता है। रोगाणुनाशक के रूप में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज होगा। रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज है। और दूसरा आपका अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस है किसके? व्यंजक चूर्ण के। व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इसके गुणों में ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है, ठंडे जल में विलेय होता है। उपयोग वस्त्र उद्योग, रोगाणुनाशक, कागज उद्योग और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है। तो ये व्यंजक चूर्ण के बारे में था। आगे हम बात करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निर्माण किस प्रकार से इसको बनाया जाता है औद्योगिक स्तर पर? बेकिंग सोडा NaCl के द्वारा कैसे बनाया जाता है? NaCl से इसको बनाया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को NaCl के द्वारा बनाया जाता है। NaCl की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? NaCl प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है। तब आपका क्या बन जाता है? NaHCO3 बनता है, ठीक है। NaCl की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराई जाती है। उस स्थिति में क्या बनता है आपका? NaHCO3 बनता है, प्लस क्या बन जाता है? NH4Cl बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है। या इसके अलावा एक दूसरी इसकी विधि है बनाने की। वो दूसरी विधि में क्या है? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा भी इसको बनाया जाता है, Na2CO3। NO2CO3 को जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है, जलीय विलयन इसका लिया जाता है, यानी कि जल के साथ, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका? तब भी क्या बन जाता है हमारा? NaHCO3 बन जाता है, बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। तो
दो तरह से इसको बनाया जा सकता है, पहली अभिक्रिया NaCl के द्वारा, दूसरा सोडियम कार्बोनेट के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है बेकिंग सोडा को। इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थ में इसका यूज होता है। नंबर 1, खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग है। नंबर 2, सोडा वाटर एवं सोडा युक्त शीतल पेय बनाने के लिए, सोडा वाटर में इसका उपयोग होता है सोडा वाटर बनाने के लिए, और विभिन्न पेय पदार्थ बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका? बेकिंग सोडा का। अग्निशामक यंत्रों में यानी कि आग को बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो ये तो इसके यूजेस हो गए। इसका गुण क्या होते हैं, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, कैसा है ये? श्वेत है और श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2, जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय। कौन? बेकिंग सोडा, ठीक है। और जल में इसका विलयन कैसा बनेगा? क्षारीय बनेगा। जल में इसका जो विलयन होगा वो विलयन कैसा बनेगा? क्षारीय विलयन बनेगा, ठीक है। तो ये इसके गुण थे। बेसिकली खाद्य पदार्थों में बहुत मात्रा में बेकिंग सोडा का यूज होता है, सोडा वाटर और पेय पदार्थ बनाने में, और इसके अलावा अग्निशमक यंत्रों में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। देखिए आगे बात करेंगे धावन सोडा। धावन सोडा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, धावन सोडा क्या है। इसका जो केमिकल फार्मूला है Na2CO3 10H2O, केमिकल फार्मूला Na2CO3 10H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है। रासायनिक नाम इसका क्या है? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, और इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु क्रिस्टलीय जल के जुड़े होते हैं। तो ये धावन सोडा का फार्मूला है। और इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इसका निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 को जब हीट किया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? तब आपका बन जाएगा Na2CO3, ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये प्राप्त होता है। और वापस इसका क्या किया जाता है? फिर क्रिस्टलीकरण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है जल के साथ, तब हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 का जब वापस क्रिस्टलीकरण होगा जल के साथ, तब हमारा क्या प्राप्त होगा? Na2CO3 10H2O, ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा धावन सोडा है। तो धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद बनाया जाता है। इसके जो गुण हैं धावन सोडा का, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होगा, नंबर 1। नंबर 2, जल में विलेय। नंबर 2 कैसा है? ये जल में विलेय है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा जब इसको गर्म किया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडा एस बना देगा। जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसके जो वाटर के परमाणु हैं, वाटर के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे? इससे दूर हो जाएंगे और सोडा एस का निर्माण
हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है? धावन सोडा का उपयोग होता है आपका सफाई में और धुलाई में। सफाई और धुलाई में इसका यूज होता है धावन सोडे का। ठीक है, इसके अलावा कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, इन चीजों के उपयोग में भी कास्टिंग सोडा को बनाने के लिए इसका यूज होगा, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, साबुन को बनाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। अपमार्जक के रूप में भी इसका यूज होता है और इसके अलावा जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज होगा? धावन सोडे का यूज होगा। ठीक है, तो यूजेस में ये हो गए। कैसे प्राप्त किया जाता है बता दिया, होता क्या है वो भी बता दिया। अब आगे आपका एक बचता है, लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। ठीक है, फॉर्मूला होगा इसका CaSO4। अर्धहाइड्रेट का मतलब हाफ H2O। ठीक है, ये अर्धहाइड्रेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम से बनाया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहां बनाया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और किससे बनाया गया था? जिप्सम से। जिप्सम से इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। ठीक है, और इसका जो एक और नाम है इसको क्या बोलते हैं? POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP। ठीक है, जिप्सम से बनाया जाता है इसको CaSO4। जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक है, इससे बनाया जाता है इसको गर्म करके। जब इसको जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, प्लस 3H2O। ठीक है, ये अलग निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा जिप्सम से ये क्या है? आपका जिप्सम है। और जिप्सम से, जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया जा रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके गुण क्या है? ठोस चिकना पदार्थ है गुणों में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्वालिटीज ठोस चिकना पदार्थ है। दूसरा, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो 15 से 20 मिनट में ये जम के बिल्कुल कठोर हो जाता है। जल मिलाने पर कठोर हो जाता है, कठोर बन जाता है। तीसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों में ठोस चिकना पदार्थ है। दूसरा, जल मिलाने पर यह कठोर बन जाता है। उपयोग कहां कहां होता है इसका? यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूजेस है, हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। जब हड्डियां टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाती हैं, तो हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका यूज होगा। हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज होगा। जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लगाया जाता है, उसको जल मिला करके। इसके अलावा उपकरणों को वायुरुद्ध बनाने में, जो वायुयान होते हैं या बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनको वायुरुद्ध बनाने की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें वायु प्रवेश ना कर सके, तो उस तरह के उपकरण बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इसके अलावा भवन निर्माण में इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा दंत चिकित्सा में, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। दंत चिकित्सा में इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके अलावा मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। इसको गर्म करके बनाया जाता है। किसको? जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसके गुणों में ठोस चिकना पदार्थ है और जल को मिलाने पर ये कठोर बन जाता है। यूजेस हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अलावा उपकरणों को वायुरुद्ध और मूर्तियां बनाने में इसका यूज होता है, भवन निर्माण में यूज होता है और दंत चिकित्सा में इसके यूजेस होते हैं। तो इस तरह से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट हुआ और